प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था इंतखाबात के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो आज बेंच टूट गया। एक मौजूद जज साहब ने माजरत कर ली कि वो कल गुज़श्ता रोज़ जो फैसला आया था काजी फाइज़ा का और जस्टिस अमीन साहब का अपना लिखा हुआ, उस फैसले को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि अब मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अब सारा दिन फिर कयास सराइयाँ होती रहीं शाम तक कि क्या होगा, कब नया बेंच बनेगा, कितने रुकनी बनेगा, क्या 13 रुकनी बेंच बन जाएगा, 12 रुकनी बनेगा या 4 रुकनी बेंच सुनेगा। ये डिबेट किसी हद तक अब भी बाकी है कि वो 4 रुकनी बेंच सुन रहा है या 5 रुकनी बेंच कल सुन रहा है। क्या एक जज साहब ऐड होंगे? अगर एक जज साहब ऐड होंगे तो फिर क्या नए सिरे से केस की समाअत होगी? क्योंकि समाअत तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुकी थी। उसमें इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल दे चुका था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दलाइल दे चुकी थी और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे चुके थे। बाकी आज ऐसा लगता था कि शाम तक, और सुबह फवाद चौधरी साहब जब अदालत में आए तो उन्होंने आके कहा भी कि अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया और आज फैसला आ जाएगा, लेकिन बेंच टूट गया। अब कल क्या होने जा रहा है? 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो काजी फाइज़ा साहब ने कल फैसला दिया, उस पर जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब का इख्तलाफी नोट है, उसके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है और किस बुनियाद पर यह फैसला दिया गया और किस बुनियाद पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इख्तलाफ किया है, और फिर ये कि कल अब क्या होने जा रहा है तो और सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब खुशामदीद। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जयकार हैं, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, आपका भी शुक्रिया, खुशामदीद। सबसे पहले तो शुएब साहब ये बताइए कि बेंच आज तहलील हो गया, कल कितने रुकनी बेंच सुन रहा है? देखिए, ये डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आमतौर पर जितने जजेस का बेंच होता है और अगर कोई एक जज बीच में से रिक्यूज़ कर ले या माजरत कर ले या ज़ाती वजूहात पे या जो भी रीज़न हो वो कहे कि मैं नहीं सुनता, तो फिर नया बेंच तश्कील पाता है। आमतौर पर उतने ही जजेस होते हैं, यानी 5 मेंबर बेंच है तो एक जज साहब जो चले गए हैं, दूसरे एक जज साहब उनकी जगह पर आ जाएंगे, 5 मेंबर बेंच सुनेगा। लेकिन ये भी डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो इन 4 जजेस के साथ इसी बेंच को सुने, ये उनकी डिस्क्रिशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि चूँकि 5 मेंबर बेंच ये सुन रहा था तो 5 मेंबर बेंच ही इस केस को सुनेगा। लेकिन उनको ये भी अख्तियार है कि इससे भी बड़ा लार्जर बेंच बना दें, मसलन 7 मेंबर बना दें, 9 मेंबर बना दें, 13 मेंबर बना दें, 11 मेंबर बना दें, फुल कोर्ट बना दें। दैट इज़ द डिस्क्रिशन, सोल डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच ही, और अगर 5 रुकनी बेंच सुनेगा तो फिर नए सिरे से सुनेगा। इलेक्शन कमीशन के सारे आर्गुमेंट्स, क्योंकि एक जज साहब, ठीक है 4 जज साहबान ने सुन लिया, लेकिन एक जज जो बीच में बैठ रहा है उसने तो आर्गुमेंट्स नहीं सुने, तो इट विल रीस्टार्ट फ्रॉम द टाइम जहां से ये शुरू हुआ था। और इस बात का भी इम्कान है कि जो काजी फाइज़ा साहब और जस्टिस अमीन साहब का फैसला आया है, पहले उसको टेकअप किया जाए और उसके बाद इसको सुना जाएगा, जो केस चल रहा है इसी को एज इट इज सुना जाएगा? नहीं, जो केस चल रहा है उसी को सुना जाएगा। उसकी वजह यह है कि ऑनरेबल जज काजी फाइज़ा साहब का ये 2 मेंबर बेंच का फैसला है इसी इशू के ऊपर कि सुओ मोटो पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा और कौन नहीं करेगा, 184(3) की पावर कैसे एक्सरसाइज होंगी। आपको याद होगा कि काजी फाइज़ा साहब ने पहले सुओ मोटो नोटिस लिया था एक इशू के ऊपर, उसमें जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में एक बेंच बना, 5 मेंबर बेंच था। 5 मेंबर बेंच ने यह फैसला कर दिया था कि आइंदा अगर कोई भी जज चाहेगा कि सो मोटो नोटिस लें तो वो प्रपोज करेगा टू द चीफ जस्टिस, और ये सोल डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी कि वो उस मसले को टेक अप करें। जब काजी फाइज़ा साहब ने खुद नोटिस ले लिया था, आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी, उसमें 5 रुकनी एक बेंच बना था। वो बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब थे और मोहम्मद अली मजहर साहब थे। इस 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो सुओ मोटो नोटिस ले। तो आप ये पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस 5 रुकनी बेंच के खिलाफ ये 3 रुकनी बेंच जो है उसको अंडू नहीं कर सकता। 2 रुकनी बेंच हो गया ना, ये 3 रुकनी भी नहीं कहेगा, 3 रुकनी बेंच जरूर था उसमें, लेकिन एक जज साहब ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देती तो 2 मेंबर बेंच का ये मेजॉरिटी व्यू कहलाएगा। तो 5 रुकनी बेंच की होते हुए फैसले के होते हुए 2 रुकनी बेंच की जो जजमेंट है वो प्रिवेलिंग पोजीशन नहीं होगी। इसी नुक्ते से शुरू कर लेता हूं, फिर मैं शाहिद वहीद साहब के फैसले पर आता हूं, इख्तिलाफी नोट पर। कामरान साहब एक फैसले का हवाला दे रहे हैं शुएब शाहीन साहब, और मेरे हाथ में भी वो है। जब काजी फाइज़ा साहब ने एक खुद नोटिस लिया था वो सहाफियों के एक मामले पर, तो उस पर 5 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ही का ये इख्तियार है कि वो सो मोटो ले सकता है और कोई और नहीं ले सकता। और आज की तारीख तक कि जब तक नए कवायद और ज़वाबित नहीं बने हैं तब तक तो यही ऑर्डर चल रहा है।
क्या इस ऑर्डर को एक 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच अंडू कर सकता है 5 रुकनी बेंच के फैसले को? देखिए, इसको एक और एंगल से भी लीजिए, इसको एक एंगल से लीजिए कि उसमें एक जजमेंट आ गई है और जुडिशियल साइड पे आई है। ठीक है, पहले भी काजी साहब की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट किया गया था, अब यकीनन ये किसी और एंगल से होगी। और जब कोई एक जुडिशियल साइड पे जजमेंट आ जाए तो वो उसका इफेक्ट जो है मुल्क पे, पूरे मुल्क पे हुआ करता है। इवन सुप्रीम कोर्ट की अपने ऊपर भी होता है या नहीं होता। मेरा सवाल ये है, अब अगर हम ये बैठ के टीवी पे ये डिसाइड करने लग जाए कि पहले 5 ने जो है ना ये फैसला किया था और अब जो रिसेंट फैसला ये 2 का है, इसलिए 2 वाला नहीं मानते, वो 5 वाला पुराना चूंकि वो अपने मतलब के मुताबिक है उसके लिए उसको मानते हैं, तो फिर यकीनन जो है ना फिर अनार्की पैदा होगी। इस वक्त एक जुडिशियल साइड पे एक आर्डर मौजूद है। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि एक और मेरे पास जजमेंट है, उसमें भी ये लिखा है कि 5 ऑनरेबल जजेस कैन नॉट अंडू द जजमेंट गिवन बाय 9 ऑनरेबल जजेस। ये एक और कैसे में है, तो इस पर रूल क्या है? सुन लीजिए सर, प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट जो है वो इसी बात पे, अगर ये बात दुरुस्त है कि पहले 5 मेंबर्स का उसी सब्जेक्ट पे फैसला है और उसके बाद 2 या 3 मेंबर बेंच ने कोई और फैसला कर दिया है, तो वो अगर उसको ठीक कर सकती है या गलत कर सकती है तो वो सिर्फ कोर्ट खुद है, हम नहीं बैठ के कर सकते। इस वक्त रीसेंट जजमेंट क्या है, इस वक्त आप ये देखिए कि रीसेंट जजमेंट एक फील्ड होल्ड कर रही है। तो अगर हम इसको बैठ के ये कह दें कि नहीं वो ये जजमेंट जो है ना उस जजमेंट से मुतसादिम है इसलिए फील्ड होल्ड नहीं कर रही, तो ये गलत हो जाएगा। ये फील्ड होल्ड कर रही है, इस जजमेंट का भी उतना ही एहतराम लाजिम है अनलेस कि वो फील्ड से खत्म कर दी जाए किसी कानूनी तरीके के मुताबिक। तो इस वक्त तो सर ये चलिए मान लिया कि काजी फायसा साहब के इस फैसले को हम इसको अगर आप नाफिजुल अमल कर दें, तो सर वो जो फिर 5 रुकनी बेंच का फैसला था वो क्या हवा में तहलील हो जाएगा इसके बाद? वो उसमें कोई चीज हवा में तहलील नहीं होती है। मतलब आप जो कह रहे हो इसके मुताबिक तो फिर काजी फाइज वाला फैसला जो है वो हवा में तहलील हो जाएगा। ना वो तहलील होगा ना ये तहलील होगा। सुप्रीम कोर्ट को बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इख्तलाफ हुआ करता है, रिविजिटिंग हुआ करती है, उसमें किसी फैसले को जो है वो खत्म किया जाता है, मगर उसको खत्म करने का एक तरीका होता है और वो तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक वो तरीका अडॉप्ट नहीं करेंगे ये फील्ड में रहेगा ये फैसला और इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा। सर आज की तारीख तक कामरान मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं तो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसके पास है? आज खुद नोटिस लेने के लिए जो प्लेन लैंग्वेज है, हमने पहले भी इसको बार की सतह पे 10 दफा उठाया है इस बात को कि जो लिखा हुआ है जो प्लेन लैंग्वेज है वो सुप्रीम कोर्ट है और उसी प्लेन लैंग्वेज को जो है वो उसमें इंटरप्रेट किया था पुराने फैसले में, मगर वो फिर 5 मेंबर्स ने आपके मुताबिक उसको अनडू कर दिया। मगर अब जो है वो किसी और एंगल से ये फैसला आया है और जब तक ये फैसला जो है फील्ड में रहेगा काजी फाइज का, ये 2 दिन पहले वाला फैसला, उस वक्त तक ये मामला ठीक है। कानून राइट सर, चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन ये जो दूसरा नुकता है शाहिद वहीद साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है राजा साहब, उसमें वो कहते हैं कि बेंच की तश्कील के मसले को इस केस में ज़ेर बहस नहीं, ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता था, वो अपने इख्तलाफी नोट में कह रहे हैं और उसकी 2 वजूहात बयान करते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि बेंच जो स्क्रीन पर दिखा भी दीजिएगा जो फैसला है, जो इख्तलाफी नोट है शाहिद वहीद साहब का, एक तो वो कहते हैं कि बेंच स्पेशल हो या रेगुलर हो उसको चीफ जस्टिस के इंतजामी हुक्म से ही तश्कील दिया जाता है। इस बेंच को इस तयशुदा उसूल के तहत बनाया गया है, जो बेंच 3 रुकनी बेंच था, वो कह रहे हैं इसी उसूल के तहत इसको बनाया गया और इस केस में किसी ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ ही नहीं किया। चूंकि कोई एतराज़ आया ही नहीं, इसलिए इस बेंच में मौजूद जज इस बेंच पर एतराज़ कर ही नहीं सकते। एक नुकता तो उनका यह था। दूसरा उन्होंने कहा कि जब कोई बेंच बन जाता है तो वो चीफ के इख्तियार को तस्लीम कर लेता है, यानी ये 3 रुकनी बेंच बना, इसमें जजेस बैठ गए तो इन्होंने तीनों ने जज के इस इख्तियार, चीफ जस्टिस के इस इख्तियार को तस्लीम कर लिया, फिर वो इसकी तश्कील पर सवाल नहीं उठा सकता। ये इख्तलाफी नोट है। मेरा सवाल आपसे राजा साहब ये है कि फाइज ईसा साहब ने आज, यानी वो पहले भी सुन रहे थे केस को, उससे पहले भी सुन रहे थे, लेकिन अगर कल वो एक फैसला कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या ये हो सकती है कि चूंकि कानून साजी रास्ते में है, अमल में आ रही है, हो सकता है 2 दिन में वो कानून साजी हो जाए, इसलिए इसको होल्ड पे डाल दिया काजी फाइज ईसा साहब ने? देखिए बड़ी बात अभी हो रही है, सो मोटो। अब ये जो केस चल रहा है जिसमें आज एक ऑनरेबल जज साहब कोर्ट में से उठ के वो चले गए कि जी मैं ये केस नहीं सुनूंगा, दिस इज नॉट अ सो मोटो केस। 184(3) का तो है ना जी सर, 2 मुख्तलिफ चीज़ें ना, एक में अस खुद नोटिस लिया जाता है, एक पटिशन आती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
ओरिजिनल साइट पे जुरिस्डिक्शन है। लेकिन कल का फैसला काजी साहब का यही है ना, काजी फैज था कि 184(3) के तहत चलने वाले सारे मुकदमा जो है। आ रहा हूं कि 184(3) किस चीज से डील करती है। 184(3) ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, कामरान, फंडामेंटल राइट्स जहां पे इन्वॉल्व हों। हमने तो देखा है कि मार्शल के दौर में या किसी दौर में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, अदालतों में जाने का हक ख़त्म कर दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि हम गार्डियन हैं आईने पाकिस्तान के और जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो तमाम के तमाम केसेस जो से हैं वो अबेंच में डाल दिए जाएं। अब देखिए शोएब साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं, इनसे पूछिए कि कभी किसी ऑर्डर में, कामरान साहब से पूछिए कि ये वर्ड इन्होंने कहीं देखा है कि जी ऑल द प्रोसीडिंग्स आर पोस्टपोन्ड। व्हाट इज पोस्टपोन्ड? ये एक अगेन क्वेश्चन है। फिर बात हो रही है कि जी 5 जजेस का जो फैसला है, ये मेरा ही केस है, इसमें मैं था, इसमें ये सो मोटो 4 था, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू सो मोटो 5। इसमें 2 चीजें डिसाइड हो गई थी, एक सो मोटो कैसे लिया जाता है, एक हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। और अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके तहत चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, और जितनी भी बड़े क्लियरली लिखे हैं वो बनेंगे बेंचेस, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। अब बात क्या है, अब इसकी वजह से जो इशू है वो तो इशू है कि क्या 90 दिन में इलेक्शंस में जाना है या नहीं जाना। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो 90 की जो दिन की जो तारीख सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान ने दी हुई है उसको बजुम्बश कलम वो खत्म कर दे और 6 महीने 180 दिन के बाद की तारीख दे दें? दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हुकूमत क्यों टेक्निकलिटीज में डाल के, अवाम ये नहीं देखना चाहती कि 184(3) क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का रूल्स क्या अवाम देखना चाहती है जी क्या आईन पाकिस्तान जो कि पार्लिमानी जमहूरियत की बात करता है, और पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम का यह हक है कि हमने हुकूमत करनी है अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव से। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का राइट, क्या वो एक केयर टेकर्स को शिफ्ट किया जा सकता है कि जी आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 90 दिन के बाद क्या वो हुकूमत चला सकते हैं? ये दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। और अवाम उस फैसले को दुरुस्त समझेगी कि जो कहेगा नहीं आईने पाकिस्तान, और चीफ साहब ने जब बात की थी कि आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, तो आईने पाकिस्तान ना फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स उनको कर्टेल करता है, ना इस चीज को, अगर इस पे जो ये आ रही है कानून साजी, मैं जाती तौर पे अपील के राइट को अच्छा समझता हूं, एक सब्सटेंशियल राइट होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 191 वहां पे मौजूद है, आर्टिकल 184 है, 185 है, जब तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती, आई बिलीव के एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आप कतन आइन को सुपरसीड नहीं किया जा सकता। बट ये चीजें साथ में चलती रहेंगी, ये कर लें अपनी, मैं बिल्कुल सही है इस चीज को रोकना। और लेकिन काजी फैज साहब का जो फैसला उसमें उन्होंने यही कहा है कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कवायदो ज़वाबित वज़ा करे, वो किसी कानून साजी का उसमें जिक्र नहीं है। तो ये एक ऑर्डर है, ये एक तजवीज़ है, ये भी एक सवाल है। बहरहाल मैं एक चीज़ आपको, आमिर इलियास सरान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस सारी सूरत हाल पर एक तबसरा किया है, मैं आपको उनका बयान सुनवाता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस सियासत से खुद को दूर रखना चाहिए। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने राना साहब बिल्कुल ठीक की है कि सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को खुद को इससे दूर रखना चाहिए। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट इस सियासत में इन्वॉल्व नजर आती है? क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा अपने इख्तितामी रिमार्क्स में जब उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो केस सुन रहे हैं या कोई भी चीज़ लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम किसी को सियासी फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, हम कानून की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं इस बात को जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है? देखिए, बड़े बड़े कानूनी तौर पे शायद दिमाग आपके प्रोग्राम में शामिल हैं और अपने अपने नुकात बयान कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, ये फवाद चौधरी ने कुछ अर्सा पहले, यानी हुकूमत जाने के बाद KPI उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पनामा का जो केस था
उसके अंदर अकामा ज़ेर बहस था, जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा है कि जो केस सामने ना हो, तो केस तो पनामा का था जिसमें नवाज शरीफ को सजा देना मकसद था। आज तो सब चीजें सामने आ चुकी हैं, और उसके बाद पनामा किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा कि बाकी 400-500 लोग कहाँ थे। मकसद वो मैच फिक्स था ना पे, जो आज साबिक आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, उनके साथ जो DGI-SI थे वो भी जवाब दे रहे हैं कि क्या मैं मर्जी से करता था अकेला अपनी। तो ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट छुपी हुई नहीं रही, अब आपको और हमें और खुद जज साहिबान। अब अगर हम असल बात पे आए तो हम ये देखें आर्टिकल 176 और उसके साथ एक्ट जो 97 का है, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन एक्ट 1997, जिसके तहत ये 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट कायम हुई। आइन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, उसमें चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ कि वो सारे इख्तियार चलाएगा। जैसे जस्टिस साकिब निसार ने सीनियर मोस्ट जज होते हुए अपील भी और उसकी नजरसानी अपील भी उड़ा के रख दी थी कि वफाकी हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वफाकी काबीना है। तो ये असूल की बात है कि ये जजेस जिनका एक एक वोट बराबर है, वहां पे जब वो भी सवाल उठा रहे हो और दुनिया भी उठा रही हो कि फिर सुओ मोटो हो या कुछ भी हो, उसको रेगुलेट करने का कोई तो तरीकाकार होना चाहिए ना, कि आपके अपने ब्रदर जजेस, अब वो घर की बात नहीं रही, अंदर की बात नहीं रही। कल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने नहीं कहा कि ये फैसला 4-3 का है, मुनीब अख्तर साहब ने उनको क्वेश्चन किया। एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे उनका कि बड़ी मेहरबानी आपने जिक्र कर दिया कि नहीं हमारी अंदर की बात है, उनको अगले दिन वजाहत देनी पड़ी कल। अब मैं तो तवक्को करूंगा ना कल जस्टिस मंदुखेल साहब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक काज लिस्ट नहीं आई है। एक फैसला जरूर आया जो अहमद ने सुना दिया है कि ये होगा माइनस उनके जो जज साहब जिन्होंने ऑथर किया फैसला के साथ। तो अभी काज लिस्ट साहब भी खुद को अलग कर सकते हैं बेंच से। आज हम और आप इस वक्त ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक काज लिस्ट नहीं आई है, क्या वो फुल बेंच बैठेगा? अब असूल और कानून कायदे जो मेरे मोहतरम कानूनी अकाबरीन कह रहे हैं, वो ये बात कहता है कि या तो आप इन हाउस फुल कोर्ट कर लें। आप क्यों अवॉइड करते हैं? कई साल हो गए आप फुल कोर्ट नहीं कर रहे, आप अपने ब्रदर जजेस के साथ नहीं बैठते, और आप पूरी कौम को नसीहत कर रहे हैं कि सारे बैठ जाओ, इस मुल्क का मसला हल करो। भाई पहले तो आप अपने घर में बैठ जाओ, ताकि आप दूसरों को नसीहत इस तरह करो कि बड़े बनते हुए नजर आए। क्या जस्टिस खोसा ने ये बात नहीं कही थी? जी बिल्कुल ठीक है सर। ये आमिर साहब फुल कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, आज भी इस पर बात हो रही थी कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, और फिर कोर्ट के अंदर भी अटॉर्नी जनरल ने भी ये दरखास्त की कि जी आप इसको फुल कोर्ट बना दें। फारूक खेश नाइक साहब ने भी कहा। तो इसमें क्या अमल माने हैं हो सकता है, इस पर हम अभी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन कामरान मुर्जा साहब ने चूंकि जाना है तो मैं उनसे आखिरी कमेंट ले लूं। कामरान मुर्जा साहब, ये जो मैं अभी शायद जस्टिस शाहिद वहीद साहब की इख्तलाफी नोट का जिक्र कर रहा था, जिसमें ये सवाल उठा रहे हैं कि बेंच की तश्कील के मसले को इस केस में ज़ेर गौर नहीं ला सकते, क्योंकि ये मामला यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आया ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो एक ऐसे वक्त में एक ऐसी जजमेंट दे रहे हैं जिसकी बज़ाहिर कोई बुनियाद नजर नहीं आती। तो आपके ख्याल में वो जो कानून साजी हो रही है, जो मैं राज साहब से पूछ रहा था, क्या वो कानून साजी की खबरें जो हैं वो किसी बेंच को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि जी वक्त का तकाजा या हिकमत ये है कि हम इसको रोक दें अनटिल अनलेस के कानून साजी मुकम्मल हो जाए? जी, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देखते हैं। जिस ऑर्डर का वो फर्स्ट ऑफ मार्च का जिसका हवाला दिया जाता है उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। और वही बात जमाल मंदुखेल साहब ने पहले भी और कई बार जो है इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं। यहाँ पे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले फैसले पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे जाएंगे। एक जज ने इख्तलाफ किया, दो ने इत्तफाक किया। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो भी आया आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये हम सब का हक है, क्योंकि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। मगर इस वक्त तक जब तक वो फील्ड होल्ड कर रही है उसको जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग है, हम पे भी बाइंडिंग है, या किसी और शख्स पे भी बाइंडिंग है। आप 100 दफा कहिए कि जी इससे पहले जो है ना इससे बड़े बेंच ने इस तरह से फैसला दिया था, मगर अनलेस कि इसको अल्टर कर दें और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन या असल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इसीलिए है कि वो अगर फैसलों में इख्तलाफ आ रहा है उनके अपने अंदर या उसमें हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी पैदा करें। तो यूनिफॉर्मिटी पैदा कर लें। बात असल जो इसकी जो बेसिक है ना वो बेंच की फॉर्मेशन पे है, और बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से जो है फिर उसके बाद अगली जो इसकी लिंब है वो केसों की डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होता है। यहाँ पे आप किसी को जो है वो बेदखली के केसेस किसी को मार्क कर देते हैं, भले वो आपके बाद का सीनियर जज हो, और किसी के पास जो है ना वो सारी पाकिस्तान की किस्मत के फैसले जो है ना वो 2-4 जजों के पास रह जाते हैं।
तो जब ये काम करेंगे, जब ये चीज नजर आएगी। सही है। कामरान साहब सिर्फ ये मुझे ये बता दें, फिर मैं आगे ब्रेक पर बढ़ता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी जज को जो है वो आप कर दें, कुछ मखसूस जो है वो फैसले करने के लिए दे दें या कुछ मखसूस केसेस दे दें, लेकिन एक बड़ी बहस होती है कि यही वो बेंच था जिसने एक ऐसा फैसला दिया था जिसकी की नतीजे में आज पीडीएम की हुकूमत कायम हुई है। तो आप फिर बुनियाद क्या बनाएंगे कि ये बेंच जो है ये खास किस्म के फैसले कर रहा है, हालांकि इसी बेंच में, इसमें चार बेंच जजेस जो हैं वो इसी बेंच में बैठे हुए थे जिन्होंने वो फैसला दिया था जिससे के नतीजे में पीडीएम की हुकूमत बनी थी, कासिम सूरीवाला। वैसे अगर आप उस दिन अदालत में मौजूद थे जिस दिन शहबाज साहब को भी बुलवाया गया था, तो एक बात आपको याद है, अगर आपकी याददाश्त में महफूज है, उस दिन भी जो है ना वो मामला जो है वो ये था, जब शहबाज साहब को भी बुलवाया गया था कि आप स्टेप इन हो, और शहबाज साहब से भी पूछा गया था, और फिर इलेक्शन कमीशन को भी बुलवाया गया था और इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया था कि वो उस वक्त जो है वो इलेक्शन की बात हो रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है। वो आकर तो ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना वो गलत था, उसको तो अंडू करना ही करना था, उसके अलावा कोई शक्कार नहीं था। मगर अगर आपको बाकी चीजें भी याद हैं तो, और उसमें मैं, क्योंकि मेरी और शहबाज साहब की गुफ्तगू भी हुई थी, उनसे जो एक मामले में कंसेंट मांगी जा रही, मैंने उनको इशारा किया कि कंसेंट नहीं करनी है आपने, तो वो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा याद है। तो उस दिन की जो है ना मामला जो है दरमियान में किसी और तरफ चल पड़ा था, मगर वो चल नहीं पाया, तो वो नहीं चल। चले, आप कह रहे हैं फैसला कुछ और आना था लेकिन आया कुछ और है। तो बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा इसके मजीद कुछ पहलू हैं उस पर हम बात करते हैं। फुल कोर्ट, ये सवाल भी आमिर इलियास राना साहब ने उठाया, शुएब साहब के सामने मैं रखता हूँ। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जाती और हर तरह से मुतालबा आ रहा है, तो क्या कानूनी आईनी अमर माने होता है फुल कोर्ट ना बनाने के पीछे क्या हिकमत होती है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब ये बताइए कि फुल कोर्ट का मुतालबा रोज़ हो रहा है, इस तरह से मामले में आप अगर फुल कोर्ट बन जाए, और इमरान खान ने भी आज कहा है, उन्होंने, चले मैं आगे चल के इसका जिक्र तफसील से करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बन जाए या 5 रुकनी बन जाए, हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोर्ट क्यों नहीं फुल कोर्ट की तरफ जाती? ये आपके सवाल के आने से पहले सिर्फ एक बात मैं करना चाहूँगा, ये जो काजी फैसल साहब का जो आर्डर है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि 184(3) की तमाम प्रोसीडिंग जो है वो रोक दी जाए। जी देखें, जो केस आपके पास पेंडिंग है उस पर तो आप कोई डिसीजन दे सकते हैं, और उसूली तौर पर कामरान मुर्तज़ा साहब भी जो कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं, जब 2 जजमेंट सामने हों, कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर हों, तो जो लार्जर बेंच का फैसला होता है, बेशक आज से 50 साल पहले का हो, वो ओवरराइडिंग इफेक्ट करेगा। ठीक है, एक ये तो सेटल प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे बेंच के पास पेंडिंग केस को ये ऑनरेबल बेंच उनको रोक नहीं सकता कि आप वो केसेस रोक दें। वो दूसरा बेंच सुन रहा है, ठीक, और इनसे भी बड़ा बेंच सुन रहा है, लार्जर बेंच, मसलन 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, वो भी 184(3) का केस है ना। आज 2 मेंबर बेंच या 3 मेंबर बेंच उनको कहे कि जी वो केसेस जो पेंडिंग हैं वो केसेस कोई ना सुने जब तक के रूल्स हम बना ना लें। रूल बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, 17 जजेस का है अंडर आर्टिकल 191, वो बेशक बनाएं और बना सकते हैं। और जहाँ तक ये अपील का जो लेजिस्लेशन हुई है कि अपील का राइट दे रहे हैं, देखें, अगर आप 184(3) को पढ़ें और आर्टिकल 70 को पढ़ें, उसके साथ 4th शेड्यूल को पढ़ें, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और कॉम्पिटेंस और जुरिस्डिक्शन को जब आप कोई भी चेंजेस करने लगेंगे तो आपको ये अख्तियार नहीं है, एक्सेप्ट विद 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करेंगे। 191 को चेंज करना पड़ेगा, 191 को, या 184 में आपको अपील का राइट देना पड़ेगा, जैसे 185 में दिया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स डिराइव कर रही हैं। सिंपल लेजिस्लेशन से, एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी खिलाफ है, आर्टिकल 70 रेड विद 4th शेड्यूल के भी खिलाफ है, उसमें ये बात मेंशन है। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखें, पहली बात तो ये है, फर्ज करो ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है, फर्ज करें मैं कह रहा हूं, और कल ये इंप्लीमेंट भी हो जाता है, कोई इसको चैलेंज भी नहीं करता। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होंगी, जितने जज बैठ के फैसला करेंगे, उससे लार्जर बेंच जो है वो उस केस में अपील सुनेगा।
फ़र्ज़ करो आज फुल कोर्ट बैठ जाती है, यानी 13 जजेस 15 जजेस बैठ जाते हैं या 13 जजेस बैठ जाते हैं, तो फिर जब आप दोबारा इसकी अपील फाइल करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग प्रिजम्पशन है, आप अपील फाइल करेंगे, वो कौन से जज सुनेंगे और कहाँ से लाएंगे आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर यही है कि आप ये फुल कोर्ट ना बनाया जाए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन है, माजी में कई दफ़ा फुल कोर्ट्स बनी है, सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में 17 जजेस बैठ के इन केसेस को सुनते रहे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त इबहाम कोई नहीं है। लार्जर बेंच किस लिए होता है कि आइन की तशरीह के लिए होता है, आइन में जहां इबहाम होता है उसके लिए होता है। इस वक्त आइन में कोई इबहाम नहीं है सिवाय इस बात के कि 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं कि नहीं कराने। सही, क्या जो फैक्चुअल हालात साजगार हैं या नहीं है, नहीं है, फैक्चुअल बातें हैं। और फैक्चुअल बातें वो भी कौन लाया है? इलेक्शन कमीशन अज खुद प्रिज्यूम करके लाया हुआ है कि जी फौज कहती है कि मैं बंदे नहीं दे सकता, वजारत खारजा कहता है मैं बंदे नहीं दे सकता, वजारत दिफा कैसे लाया? उन्होंने मुशावरत की है, मुशावरत के नतीजे में अपने मिनट्स तैयार किए। जो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यहाँ से ज़ाहिर होती है, मुशावरत कर रहे हैं 8 फरवरी को, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है 1 मार्च को, रेफरेंस इस आर्डर में दे रहे हैं। हम इसलिए इसको मुलतवी कर रहे हैं कि 8 नवंबर को हमारे पास ये आए थे मौसूफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी, और उन्होंने कहा था कि हमारे हालात ठीक नहीं है। और उसके अंदर आर्डर में भी एक और बात लिखी हुई है, बदनीयती। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। लिखा हुआ है उस आर्डर में कि 16 फरवरी को जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ, उसका एक रीजन दे रहे हैं जी। भाई 8 को उनको कैसे पता था कि 16 फरवरी को? वो आपको इन एडवांस बता कर गए, ख्वाब में आया था कि वो हो चुका है, वो हो चुका है। साहब ने कल सवाल भी उठाया था कि आपने 8 फरवरी की जो रिकमेंडेशन थी उसको बुनियाद बनाकर आप क्यों कर रहे? बिल्कुल सही बात ये है, ये सारी फैक्चुअल बातें हैं, रीजनेबल कोई ग्राउंड उनके पास नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है हमारे पास आ जाइए, आप हाई कोर्ट में चले जाए कि जी अंडर आर्टिकल सही है, लेकिन वो कहते हैं हमारा इख्तियार है ना। इलेक्शन कमीशन ने कल कहा है कि हमारा इख्तियार है कि हम इलेक्शन शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं और इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का हिस्सा है। देखिए किस लॉ के तहत अगर आप डेट दे सकते हो या चेंज कर सकते हो, नई डेट भी दे सकते हो, तो ये फिर झगड़ा क्या था 2 महीने से? तो आप कह रहे थे कि जी हमें तो पावर ही नहीं है। सही है, आप तो खुद कह rहे थे कि हमें कोई पावर नहीं है कि हम डेट दे सकें। देखें डेट अलग चीज है, डेट अपॉइंट करने का अख्तियार आइन ने दिया है या लॉ ने दिया है, उसके ताबे आपने शेड्यूल देना है। डेडलाइन वो होगी, उसके अंदर जो शेड्यूल है कि कब नॉमिनेशन फॉर्म आने, कब ऑब्जेक्शन आने, कब अपीलें सुननी है। शेड्यूल अलग चीज है, तारीख अलग चीज है। राय साहब ये बताएं कि कोई भी जज किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर जाकर रिक्यूज कर सकता है? मतलब आप फर्ज कीजिए समात 25 दिन समात चलती है और अगले दिन फैसला आना है, एक दिन पहले कोई जज रिक्यूज करके चला जाए। अब जैसे इम्कान इस बात का है कि शायद मंदुखेल साहब भी कल ना करें, परसों कर दें, दोबारा समात शुरू हो जाए, फैसला आने से एक दिन पहले कर दें, तो क्या होगा? अब देखिए कुछ तो बात है कि आप कोर्ट में जस्टिफिकेशन क्या, आफ्टर ऑल दूसरी साइड पे जो लॉयर्स हैं वो खड़े हैं, अगर रिक्यूज करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब को कम से कम रीज़न, जैसे आज बताया उन्होंने कि रीज़न इज़, जो दूसरे अमीनुद्दीन खान साहब हैं उन्होंने कहा कि आई एम सिग्नेटरी टू द जजमेंट दैट वाज पास्ड यस्टरडे, इसलिए मैं इससे रिक्यूज कर रहा हूँ। मंदोखेल साहब को मैं समझता हूँ अगर रिक्यूज करना था तो आज उनके साथ वो चले जाते कि जनाब ठीक है, मैं भी चूंकि अदालत ने एक फैसला जैसे कामरान मुर्तज़ा कहेंगे कि इन फील्ड है, उसमें मैं बहस नहीं करता, मुझे पता है कि उसका क्या स्टेटस है, लार्जर उसका क्या है, और ये मैं भी नहीं, लेकिन वो नहीं गए। अगर कल आके कहते हैं कि जी ठीक है बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, कल मेरा जैसे उन्होंने एक दिन वो बाद में दी कि जी मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, आज वो दे दें, उठ तो सकते हैं जजेस, रिक्यूज एनी टाइम कर सकते हैं जी। लेकिन अब देखें ना अवाम क्या चाह रही है, ये हम किन चक्रों में बैठे हुए हैं कि जी रिक्यूज कर दिया, टेक्निकल कर दिया, हम आइन की जो स्पिरिट है उसको क्यों डिफीट करना चाह रहे हैं कि हम बैठे हुए इधर बहस कर रहे हैं कि जी एक बैठेगा, बी बैठेगा, सी बैठेगा, फुल कोर्ट बैठेगा। हम ये बताएं कि जी आइन क्या कहता है, प्लेन रीडिंग हमेशा उसकी काउंट होती है। 90 दिन सब एग्री करके, किसी जज मोअज़्ज़ज़ साहब ने ये कहा कि 90 डेज में, हाँ अगर ये आ जाता कि एक जज साहब ने फैसला दिया हुआ है कि जी 90 दिन में नहीं होना चाहिए, जब मर्जी करा ले इलेक्शन कमीशन, तब तो वो हमें इस कानूनी बहस में पढ़ना चाहिए था। किसी मोहतरम जज ने ये नहीं कहा। सो दे ऑल एग्री। अब बात है कि जी इसको डिले करना है,
फिर वो गोल्डन डेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कि जी 8 अक्टूबर को कौन सी बात है जो आपने दे दी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये, इनका जवाब है जी बड़ा एक टेंटेटिव डेट दी है। ये टेंटेटिव से क्या मुराद है? यू हैव टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। उनका कंक्लूजन नहीं है। हमने इसलिए दी है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने हमें कहा है कि हमारे ऑपरेशन 5 से 6 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है वो भी 5 से 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। और 5 से 6 महीने के बाद जो है उस वक्त वो सर्दियां आ जाएंगी, मौसम बदल जाएगा, उन्होंने वो घर चले जाएंगे। यही इलेक्शन कमीशन था कि जब लास्ट ईयर 9 मार्च को इलेक्शन की बात हुई तो कहा हम अक्टूबर में कहेंगे। और एक मुज़ायका खेज बात की कल कि जनाब जब ये पूछा गया तो उनका जी उस वक्त तो डॉलर के रेट्स कम थे, 190-200 का था, आप चूंकि डॉलर ज्यादा चला गया। दीज आर द एक्सक्यूजेज कि विच विल बी थ्रोन सीमिंगली। वो अलग असल इस बात की क्या गारंटी होगी कि अक्टूबर 2023 में ही होगा जब आपने 9 महीने बदल दिए? वो टेंटेटिव है ना, तो अभी फिर प्लान ये टेंटेटिव है। आप 1 साल 9 महीने भी बदल सकते हैं। सही है। जब ये प्रेसिडेंट अगर ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता 6 महीने में तो आगे जा सकता है, इस पे तो ऑपरेशन बढ़ भी सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अच्छा, आमिर लियास राणा साहब, ये इमरान खान साहब ने ट्वीट की, मरियम साहबा ने उसका जवाब दिया। ये मैं आपके सामने जरा रख देता हूँ। वो कहते हैं 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 असम्बलियां तहलील करने से कबल अपने चोटी के आईनी माहिरीन से मुशावरत की और इन सब की मुत्तफिका राय थी कि इंतखाबात के 90 रोज में इनेकाद के हवाले से मुतालिका आईनी शिक को फलांगना मुमकिन नहीं है। मुजरिमों की इंपोर्टेड सरकार, इसके सरपरस्त और एक नहायत मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन अब आइन का खुला मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। दस्तूर के मुख्तलिफ हिस्सों शिकों को खुद के लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल नफाज करार देकर यह गिरोह दरअसल पाकिस्तान की असास पर हमला आवर है जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर उस्तवार है। इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा और अपने सजा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर और कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को मिटाने पर आमादा है। अब ये लंबी सी ट्वीट थी इमरान खान साहब की और इसका मुख्तसर जवाब मरियम साहबा ने यूं दिया है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते, अब चुप करके बैठ जाओ। ये एक तरफ है पॉलिटिकल टेम्परेचर, दूसरी तरफ एक हमें तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ रहा है। और यहां पर जो बहस है, अभी राजा साहब भी कह रहे थे, आमिर लियास राणा साहब, कि बुनियादी बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने चाहिए, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस ही नहीं हुई। अब जो पहले भी जिन जजों ने इख्तलाफ किया है उनका भी आज खुद नोटिस पर इख्तलाफ था, इस बात पर नहीं था कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो क्या आइन की स्पिरिट ये नहीं है आपके ख्याल में कि फोकस्ड रहा जाए कि 90 दिन के इंतखाबात कैसे होने हैं? नहीं, इस तरह सादा बात नहीं है। जैसे हमारे साहिबान ने कहा, फर्ज किया पे चुके सारा उन्होंने तबसरा किया कि आज अगर 13 जज हैं या 15 हैं तो कहां से आएंगे। देखें, 17 जज भी किसी आइन ने नहीं बनाए। आइन की शिक के तहत कानून बना 1997 में और 17 जज मुकर्रर किए गए। ये कहां पे लिखा हुआ है जी? उस कहते हैं कि 17 जज गलत है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 17 जजों को गैर आइनी तौर पे बनाया गया? पहले तो नहीं थी। आप मुझे बताएं, 17 जज हैं तो क्या एडहॉक जज इसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिए गए हमेशा और लगाते रहे और 18वां जज बन गया और वो उसका वोट काउंट होता था क्या नहीं होता था? वोट काउंट होता था क्या नहीं होता था? या एडहॉक जज स्पेशली जहां पे जजों की तैनाती होती है वहां पे चीफ जस्टिस की पिक एंड चूज के लिए लगा दिया जाता है कि ये मेरे हक में जाएगा, ये वोट मेरे हक में जाएगा। क्या नहीं हुआ यहां पे? आप इलेक्शन कमीशन को मतून कर रहे हैं सारे इस तरह बैठ के। इलेक्शन कमीशन के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने जब फरवरी का हवाला दिया, हमने मार्च में भी मीटिंग की, CS को भी बुलाया, IG को भी बुलाया, GHQ को भी बुलाया, इंटीरियर को भी बुलाया, फाइनेंस को भी बुलाया। लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक हमने वो ग्राउंड आपको बताए हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या आई हैं, सेक्टर कमांडर की क्या रिपोर्ट है, क्या कल ये कोर्ट में नहीं पेश हुई। जजेस ने सवाल किए और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने हर सवाल का जवाब दिया। ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ इस तरह टट्टा उड़ाएं कि जी वो तो बिल्कुल सारी फर्ज किया पे थी। नहीं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी और उन्होंने कहा कि हमें ये इख्तियार हासिल है, जब हम शेड्यूल दे दें उसके बाद चेंज करने का इख्तियार हमारा है। अब सुप्रीम कोर्ट आज नहीं बैठ सकी, कल बैठेगी, परसों बैठेगी, सवाल होगा, जवाब होगा और उसका फैसला होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, उन्होंने अपने सेक्शन 58 के मुताबिक बताया कि जो 218(3) है, जो 220 है, जहां हमें ये
सारी चीजें हैं, वहां हमारा अपना भी इख्तियार है, लेकिन चूंकि जिसकी जो दिल करता है ना मंशा, वो उसके मुताबिक बयान कर देता है। अब आप आ जाए, इमरान खान साहब का बिल्कुल एक डेमोक्रेट का ये बयान है कि हमें इलेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ से उनको जवाब दिया, क्योंकि वो डसी हुई है उस 16, 17, 18 की सहूलतकारी का, जिसका आज भी आपके एक और साथी एंकर ने कहा है कि मेरे पास वो फैसला, साकिब निसार साहब चैलेंज कर दे, मेरे पास गैर अदालती जराए से आ चुका हुआ था। जिस तरह नैब के फैसले सरीना से जाके वहां पे सुनाए गए, आमिर अब्बास साहब को तो बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि वहां पे प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। सरतापाज चेयरमैन नैब जो मौजूद था, जिसको आखिरी दिन तक शर्म नहीं आई, वो ढिठाई से एक्सटेंशन भी लेके गया, इस मुल्क के ऊपर दंदनाता रहा, और आज भी वो मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन बन के बैठे हैं कि वो बिल्कुल, उन्होंने बशीर मेमन ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में DGFI ने उनकी वजारत उज़्मा में कहा कि देखें शहजाद अकबर कंट्रोल करता है चेयरमैन नैब को, एक आप सीधे नहीं हो रहे। क्या ये हकीकतें पुरानी हो गई हैं? क्या ये 100 साल पुरानी है? जिसको आज लोग भूल जाएंगे कि उस वक्त कैसे हो रहा था। सब कुछ ये तभी हल होगा। असदुल्ला साहब, एक तारीख है, ये तभी सवाल आपसे शुरू करते हैं आमिर लासराना साहब, बाकी मेहमानों से ये है कि हल क्या है इस वक्त, इस ये जो एक बहुत सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी एक हमारे सामने बन गई है, इसका हल क्या है? मैं आमिर लासराना साहब से शुरू करते हुए बाकी सबकी राय लेता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आमिर राना साहब, सर ये बताइए ना कि अब हल क्या है इस वक्त मसले का? ये जो इतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कोई तो हल होगा कि मुल्क में ये जो एक अफरा तफरी या बेचैनी या इंतशार या एक ऐसा माहौल बन गया है, क्या हल है? हल कोई भी नहीं है जी, जब तक सारे अपनी नीयतें ठीक नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टाइप आप कोई मामला नहीं करेंगे, आप हल नहीं निकाल सकते। आप कल ऑर्डर दे दें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था? पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं, किसी ने किए? 7 महीने वो लोग फिरते रहे सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस लेके, किसी ने मानी बात? उनकी नहीं मानी। यही सुप्रीम कोर्ट थी ना, कोई पुरानी तो नहीं होगी, उनके जजेस भी बैठे हुए हैं उनमें से। नहीं मानी उस हुकूमत ने, उस वक्त उनको सहूलतकारी हासिल थी। तो आज वो बात नहीं हो सकती कि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे बंदे भी चाहिए, अदालती अफसर भी चाहिए, और जो कोई देने को तैयार नहीं है, तो जब जमीनी हकायक ये हैं, तो क्या वो 5 मेंबर जो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो घर से बैलेट बॉक्स बनाएंगे? वो सारे बैलेट पेपर खुद बनाएंगे? वो सारी जगह पे ड्यूटियां भी खुद देंगे? जब हुकूमती इदारों का जवाब, आप डाउट कर रहे हैं कि अगर फैसला आ भी जाए कि इलेक्शन कराएं, तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर आके हमें जवाब दें कि कौन सी वो कम से कम डेट है जिसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस तरह का रास्ता निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट शायद कोई बात हो जाए, लेकिन अगर यही बहस रही कि ये चार्जेस कोई नहीं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इदारे यकीन दहानी कराएं कि हम इलेक्शन कराएंगे, फिर वो ऑर्डर करें। ऐसा ना हो कि ऐसा ऑर्डर कर दें जिसके नतीजे में कुछ अमली दरामद ही मुमकिन ना हो। देखिए, एक पॉजिटिव बात है कि वो फीडबैक ले रहे हैं। वो क्या सीरियसनेस है जो 2007 में नहीं थी, आज मौजूद है, 2013 में नहीं थी, आज मौजूद है। उस वक्त इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल थी और उसके बावजूद इलेक्शन हुए। तो ये हुए बदरा बहाना बेसियार वाली बात तो नहीं है। ये ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इनसे वो देखना चाहते हैं, उनका फीडबैक लेना चाहते हैं, और ताकि फ़ैसला जब वो करें हवा में ना हो, वाकई उसको फिर एग्जीक्यूट भी कराएं और उस पर अमल दरामद भी हो सके। और दूसरा जो आपने कहा, बस इस वक्त वे फॉरवर्ड क्या है? नंबर 1, आइन के ऊपर मुकम्मल अमलदारी, ये हमारे मसले का हल है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कसम उठाई है आइन की पासदारी के लिए। अमलदारी कौन करेगा सर? मसला तो अमलदारी करनी है, वो जो नहीं करेगा वो तौहीन ना सिर्फ अदालत करेगा, बल्कि वो, पहली बात तो ये थी कि वो इन पर्सन थे। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ये था कि जब उन्होंने अपने पटिशन फाइल की, उस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लिख के दिया। तो मीनिंग देयर बाई उन्होंने कहा, चूँकि आपका जब पर्सनल किसी जज के साथ हो जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी शख्स का, तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का तकाजा ये होता है कि वो जज फिर उस केस को ना सुने। दैट वाज दी अदरवाइज कंसिडरेशन। दूसरी बात, ये 2 बातें मैंने आपको कहा थी। तीसरी बात, उनको तो फिर कोई केस नहीं दिया गया, वाकई न्यूट्रल हो जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए। ए पॉलिटिकल हो जाएगी, जब तक नहीं ए पॉलिटिकल होगी, जब तक बैकिंग करेगी हर गैर कानूनी काम की, पीडीएम की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी भी चीज़ की, सिर्फ ज़बानी कह देने से काम ए पॉलिटिकल हो गए तो नहीं मानेंगे लोग, जब तक आप अमल से साबित नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें आप अमल दरामद कर लें तो हम, और नए इलेक्शन
ताकि इस मुल्क के मसाइल का हल हो सके, और इनके अलावा आपके पास कोई और तरीक़ाकार नहीं है जिसके ऊपर हम वे फॉरवर्ड पे हम बात कर कोई और हल आप ऐड करना चाहें? नहीं, तो काफी, बस एक ही हल सर है। देखिए इस वक्त टेम्परेचर जो है वो बहुत एक ऐसा, और फिर उसका असर हर जगह पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जी हमने ये क्या टेम्परेचर लगाया हुआ है, टेम्परेचर बहस हो गई ना। गरीब आदमी से पूछे जाके उसके घर का टेम्परेचर क्या है, जो कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उससे पूछेंगे जो पिछले 11 माह में वो बेचारे के बिजली के बिल और उसके पेट्रोल के बिल कहां से कहां चले गए। और एक आम आदमी क्या मांग रहा है, एक आम आदमी किससे मांग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक आदमी किससे मांग रहा है? आम आदमी आईने पाकिस्तान से, और मांग रहा है कि जी मुझे जो बुनियादी हक है इस मुल्क में, मेरे फ्रेंचाइज का, मेरे वोट का, मेरे अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो मुझे हक दें ताकि मैं उनसे सवाल करूं कि अगर कल को मुझे नहीं वो दिया जाता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये फैसला करेगी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, हर कोई बड़े आराम से कह रहा है कि जी शायद जिसमें अमल दरामद नहीं होगा। एक वजीर आजम साहब घर जा चुके हैं, ठीक है, आपके इल्म में है, उधर ये आइन की बात नहीं हो रही थी, सिंपली एक लेटर ना लिखने पे अगर वो घर पे जा सकते हैं तो ये चीज ज़हन में रखें कि ये फिर खाली पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था कि उनका वजीर आजम घर चला जाए। एनी XYZ और बड़े मियाँ साहब पहले नाअहल हुए हैं, और अगर ये वजीर आजम साहब भी नहीं करते तो पता लगे क्या वो नाअहली की तलवार नहीं है। अगर छोड़ दें बाकी आर्टिकल 6 को, कॉन्टेम्प्ट में भी अगर होते हैं, वो कॉन्टेम्प्ट में गए थे तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और अवाम इस वक्त जोन सी है वो टोटली वो इस अदारे को अब वो सियासतदानों की तरफ नहीं देख रही, अब वो मीडिया की तरफ नहीं देख रही, वो यकीन करें कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और फैसला आने के बाद अगर फैसला फिर वही कि जिस नजरिए जरूरत का आता है तो अवाम उस नजरिए जरूरत जस्टिस मुनीर को नहीं मानती, अवाम जस्टिस कॉर्नेलियस को देखना चाहती है, और यही वे फॉरवर्ड है। मगर हमारा मसला ये ना कि आप ये जो कह रहे हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट दे, अमल नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर घर चला जाएगा। जी, तो मेरा सवाल, मैं आमिर साहब आपसे लेता हूं आखिरी लास्ट कमेंट, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये तो उस वक्त मुमकिन होगा ना जब पूरी सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी यकजा होकर। यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी तो उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो और ऑर्डर दे देगी, तो फिर अनारकी मुल्क में फिर तो यही बात है ना, अनारकी हो जाएगी। फिर तो आप आइन की या कानून की बात ना करें तो फिर ये चीजें क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इस प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, इन हालात में, इकोनॉमी के बिल्कुल आपके रबल्स में जा रही है, तबाह हो रही है। तो नहीं, ये चीजें मुमकिन नहीं है। और ये हम एक पॉजिटिव नोट की तरफ चले कि यस, आइन पाकिस्तान पे अमल दरामद उसके मुताबिक एक मैं फिक्रा जी देखें, इस वक्त 2 स्पीकर यानी 2 मौलवी तमीजुद्दीन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, और वो क्या मांग रहे हैं? आइन पे अमल दरामद। कौन जज होगा जो ये कहेगा नहीं हम नजरिया जरूरत जिंदा करते हैं, आइन पे अमल दरामद नहीं कराते? राजा आमिर अब्बास साहब, शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।